वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ को समझा। उसके बाद हमने शुद्ध परिरक्त्य वाली परिपथ को समझा था और आफ्टर देन लास्ट में हमने शुद्ध संधारित्र वाली परिपथ को, जो कि लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था। तो बच्चों, हमने 3 प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ हैं वो पूरे कर लिए थे। इसी कड़ी में आज अपने कॉम्बिनेशन वाली बात करेंगे परिपथों की। पहले तो हमने अलग अलग बात की थी, प्रतिरोध की, संधारित्र की, परिरक्त्य की। अब अपने दो जॉइंट में ले उस केस में हम देखेंगे कि तात्क्षणिक धारा वगैरह या प्रतिरोध वगैरह या कलांतर वगैरह कितने निकल के आते हैं, फेजर आरेख या ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनते हैं, उन सभी चीज़ों को अपने कॉम्बिनेशन में समझने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अपने 3 प्रकार के परिपथों की बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, बेसिक समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। आगे के तीनों क्वेश्चन के लिए बेसिक समझ में आ गया तो आगे के तीनों क्वेश्चन है वो आपके क्लियर एक साथ ही हो जाएंगे। पहली बात तो यह कि हम 3 परिपथ कौन कौन से लेने वाले हैं। अपने पास एक तो था प्रतिरोध, एक था परिरक्त्य और एक था संधारित्र, आर, एल और सी। सबसे पहले आप आर एल का एक कॉम्बिनेशन लोगे, फिर आर के साथ सी का एक कॉम्बिनेशन लोगे, फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन लोगे। यानी कि एल और सी का कॉम्बिनेशन हमें नहीं सीखना है। तो अपने पास परिपथ कौन कौन से बन जाएंगे। पहला बन जाएगा आर का एल के साथ, आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ। दूसरा अपने पास कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, आर का सी के साथ प्रत्यावर्ती परिपथ। उसके बाद अपने तीसरा बनेगा तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन प्रत्यावर्ती परिपथ। ओके, इन 3 प्रकार के क्वेश्चन के लिए बच्चों हमें जानना क्या है, हमें सीखना क्या है, वो पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ज्ञात करना पड़ेगा प्रतिबाधा, जिसको बच्चों आप कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हो। प्रतिबाधा का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि परिपथ में यदि ये इस प्रकार की युक्तियां कंबाइन में लगी हुई है, जॉइंट में लगी हुई है, तो प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में कितना आता है वो आपको देखना है। ओके, उसके बाद बच्चों अपने क्या ज्ञात करना है, कलांतर ज्ञात करना है। ओके, कलांतर बोले तो फाई ज्ञात करना है। आफ्टर देन बच्चों क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यह ज्ञात करना है कि तात्क्षणिक धारा का मान क्या होगा, आई आपको ज्ञात करना होगा। आफ्टर देन चौथी कंडीशन में बात करें तो आप इसका फेजर आरेख बनाओगे। क्या बनाओगे, फेजर आरेख। और 5वें की अपने बात करें तो इसमें क्या प्राप्त करोगे आप, ज्यावक्रीय आरेख प्राप्त करोगे। ये 5 क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ने होंगे। इन तीनों क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बचे हुए दोनों क्वेश्चन के लिए सारे के सारे 500 वैल्यूज हैं वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। उसको सीधा याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि इन तीनों के लिए, किन तीनों के लिए, आर, एल और सी, जो हमने अलग अलग ज्ञात किया था पीछे की क्लासों में, उनमें फेजर आरेख कैसे बनाए थे वो आपको पता होना चाहिए। शुद्ध प्रतिरोध वाले में फेजर आरेख कैसे था, शुद्ध प्रतिरोध वाले में बच्चों फेजर आरेख कुछ ऐसे था। शुद्ध प्रतिरोध वाले केस में जो कलांतर होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो एक ही रेखा पे आपको वोल्टता और धारा है वो प्राप्त होती है। शुद्ध परिरक्त्य वाले में बच्चों क्या था, शुद्ध परिरक्त्य वाले में धारा का मान 90 डिग्री पीछे था। तो फिर वोल्टता का ग्राफ यदि आपने यहाँ बना दिया तो इसे ठीक 90 डिग्री नीचे की ओर किसका ग्राफ बनेगा, धारा का बनेगा। और ये एंगल कितना था, वोल्टता के लिए था ओमेगा टी था। तो शुद्ध परिरक्त्य वाले के लिए धारा का मान 90 डिग्री पीछे था। यदि अपने बात करें शुद्ध संधारित्र की तो बच्चों आपने क्या देखा, जो कि हमने कल ही पढ़ा था, शुद्ध संधारित्र वाले में धारा है वो 90 डिग्री आगे थी। यानी कि यदि ये वोल्टता है ना तो ये वोल्टता होगी, तो ये कौन होगा, ये अपने पास धारा होगा। ओके, और ये एंगल कितना था, ओमेगा टी था। ये 3 फेजर आरेख थे, सिंपल सी रामायण थी। ये तीनों मान आपको पता रहने चाहिए थे। तो ओके, आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा। ये किसके लिए है, ये शुद्ध सी यानी कि संधारित्र के लिए, शुद्ध परिरक्त्य के लिए फेजर आरेख था, और ये शुद्ध प्रतिरोध वाले के लिए फेजर आरेख था। अब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे। ओके, तीनों को यानी कि तीनों को कंबाइन करना समझ में आना चाहिए। हालांकि मैं कंबाइन किस किस को करना होता है, आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ में आर और एल के फेजर आरेख को कंबाइन करना है, यहाँ पे आर और सी के फेजर आरेख को कंबाइन करना है, यहाँ पे एल सी आर के फेजर आरेख को कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के पश्चात ये वैल्यूज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब कंबाइन करोगे कैसे उसको आप जरा थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। उसके लिए बच्चों अपने पास ये 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो ये, इसको पेंसिल है ये, और ये अपने पास
मार्कर है, तो ये पेंसिल है वो धारा की रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। धारा जहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, धारा इस प्रकार से आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस पेंसिल के द्वारा अपने धारा की रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके द्वारा हम वोल्टता की रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे और इनका एक कंबाइन आरेख तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने कंबाइन आरेख तैयार करते हैं। ओके, परिणामी आरेख कैसे बनेगा? ठीक है जी, सबसे पहले क्या करो, ये आरेख उठा लो, इसमें वोल्टता और धारा एक ही दिशा में है। लो जी, ये दोनों एक ही दिशा में है। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है कि जो धारा है, जो धारा है उसको आप इस रेखा के ऊपर स्टेबल करोगे। धारा की रेखा ये हो गई, तो यहाँ इसके ऊपर आपने स्टेबल कर दी। इसके अकॉर्डिंग अब आप वोल्टता की रेखा और लेके आओ, ये वोल्टता होगा। शुद्ध प्रतिरोध वाले में क्या होता है कि जिस दिशा में धारा होती है उसी दिशा में वोल्टता होती है। ओके, ये दोनों इस प्रकार की कंडीशन में है। मुझे क्या करना है, ये दोनों आरेख होंगे, मैं इसको एक साथ उठाऊंगा। किस किस को? इस धारा वाली रेखा को और वोल्टता वाली रेखा को एक साथ में उठाऊंगा और इसको कहाँ रख दूंगा? धारा वाली रेखा के ऊपर रख दूंगा इस प्रकार से। तो धारा की रेखा पे रखोगे ना, तो बच्चों क्या देखोगे कि इसी रेखा के ऊपर तो धारा है और इसी रेखा पे वोल्टता है, लेकिन वोल्टता है V नोट। लेकिन किस केस के लिए? R वाले के लिए। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की वोल्टताएं नजर आएंगी, V नोट, V नोट, V नोट करके। पता क्या चलेगा कौन सी किसके लिए? तो प्रतिरोध वाले की वोल्टता चेक करोगे, इसको आप V नोट R से रिप्रेजेंट कर दो ताकि हमें पता चले कि ये वोल्टता प्रतिरोध वाले की है। इसकी वोल्टता को बच्चों आप याद रखने के लिए V नोट L से रिप्रेजेंट कर दो और इसकी वोल्टता को आप V नोट C से रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे ये जो वोल्टता बच्चों निकल के आती है वो V नोट R निकल के आती है। कहने का मतलब V नोट R यानी कि प्रतिरोध वाले में जो वोल्टता होती है वो I नोट की दिशा में ही होती है। ओके, शुद्ध L वाले में देखिए क्या होगा, I नीचे की ओर है तो ये I हो गया और यहाँ पे ये वोल्टता हो गया। इन दोनों का जॉइंट ग्राफ हमें इस प्रकार का मिलेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे हैं। और धारा के ऊपर हमें स्टेबल करना है, बाकी वोल्टता कहाँ जाती है उसको अपने रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो वोल्टता है, जो अपने पास मार्कर है वो ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रहा है। तो धारा तो हमने I नोट तो इसी के ऊपर टिका दी है, लेकिन एक वोल्टता जा रही है ऊपर की ओर। वोल्टता किसके लिए है? L वाले के लिए है बच्चों। तो वोल्टता की जो डायरेक्शन आएगी L वाले के लिए वो ऊपर की ओर इस प्रकार आएगी। तो V नोट R इस दिशा में आएगा, V नोट L इस दिशा में आएगा। अब बच गया V नोट C। तो V नोट C क्या कहता है कि यहाँ पे धारा है, ये वोल्टता है, इसको हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिया। ठीक है, वोल्टता है वो इस बार पीछे की ओर है, नीचे की ओर है। अब आप इसको यहाँ पे सेटल करो, I वाले को उठा करके I के ऊपर रख देना है। I वाले को उठा करके I के ऊपर रखोगे इस प्रकार से तो वोल्टता नीचे की ओर इंडिकेशन देगी। और ये वोल्टता किसकी थी? संधारित्र वाले की थी, यानी कि ये V नोट C हो गया। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, इन दो संकेतों की सहायता से V और I के ग्राफ को एक साथ सेट करने की कोशिश की है। तीनों ही परिपथ के फेजर आरेख एक साथ सेट करने की कोशिश की। तो हमें क्या समझ में आया कि इस दिशा में हमने फिक्स कर दिया I को, इसी दिशा में प्रतिरोध वाले की वोल्टता हमें मिलेगी, ऊपर की ओर प्रेरकत्व वाले की वोल्टता हमें मिलेगी और नीचे की ओर कैपेसिटर यानी कि संधारित्र वाले की हमें वोल्टता मिलेगी। ओके, तो ऊपर की ओर प्रेरकत्व की वोल्टता, नीचे की ओर संधारित्र की वोल्टता और इस दिशा में प्रतिरोध वाले की वोल्टता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, तीनों को एक साथ कंबाइन करना। ओके, ये तो कंबाइन करने का तरीका हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप सीधा इसको याद रखो, क्या कि अपने पास 3 डायरेक्शन होती हैं, इस प्रकार से फिक्स हो गया यहाँ पे I नोट। ओके, बना कैसे वो मैंने आपको बताया, याद रख लो सीधा। इस दिशा में बच्चों होता है प्रतिरोध की वोल्टता, ऊपर होता है प्रेरकत्व की वोल्टता और नीचे होता है संधारित्र की वोल्टता। याद रखने का तरीका आप कलांतर के आधार पे भी रख सकते हो। कैसे कि प्रतिरोध वाले में कलांतर 0 होता है तो I और V एक साथ होंगे, प्रेरकत्व वाले में कलांतर 90 होता है, संधारित्र वाले में भी कलांतर 90 डिग्री होता है। तो प्रेरकत्व वाले में क्या होगा, प्रेरकत्व वाले में बच्चों क्या बनने वाला है
कि वोल्टता का मान आगे होता है, धारा का मान पीछे होता है। तो वोल्टता आगे चली जाएगी, किसमें? एल वाले केस में। और संधारित्र वाले में क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा था, संधारित्र वाले में संधारित्र के लिए वोल्टता पीछे की ओर होती है और धारा आगे होती है। तो वोल्टता को पीछे किसका दिया? शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि आप याद रखो, ऊपर की ओर प्रेरकत्व की वोल्टता, नीचे की ओर संधारित्र की वोल्टता, और इस प्रकार एक्स एक्सिस की दिशा में प्रतिरोध की वोल्टता। इतना सा काम आपको याद आ गया, ये चीज़ आपको याद हो गई तो आप ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर पाए। कितने से याद? वोल्टता एल के लिए ऊपर की ओर, सी के लिए नीचे की ओर, आर के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतना याद है तो तीनों केस आप सोल्व कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो यहाँ से रफ कर देता हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। कौन सा? ये वाला। ठीक है जी। अब अपने क्या करेंगे, आर एल के लिए इसको अरेंज करेंगे। इसमें आर भी है, एल भी है, सी भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि परिपथ में एक ऐसा परिपथ है जिसके अंदर आर भी लगा हुआ है, जिसके अंदर एल भी लगा हुआ है, बात कर रहे हैं बच्चों आर एल की, उसके बाद आर सी, उसके बाद आर एल, ये क्या एल सी आर, सॉरी, ओके, आर एल सी जो भी है। हाँ जी, तो क्या होगा, आर एल वाले में यदि आप देखते हो परिपथ को, तो फिर ये सी वाला आर एक काम में नहीं आएगा। आर एक किसका काम आएगा? एक तो आर हमें चाहिएगा, आर दिशा की वोल्टता, एक एल दिशा की वोल्टता, आर की वोल्टता और एल की वोल्टता। तो एक वोल्टता इस डायरेक्शन में है, एक वोल्टता इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। बच्चों मैं अभी भी बेसिक ही बता रहा हूँ, ये काम तीनों में होना है। तो हमने ये रेखा खींच दी, एक वोल्टता इस दिशा में, एक वोल्टता इस दिशा में, तो परिणामी वोल्टता दोनों के बीच से निकल जाएगी। और ये वोल्टता किसके लिए आएगी? ये वोल्टता एल और आर दोनों के लिए आएगी, यानी कि वोल्टता आ जाएगी किसके लिए? आर एल परिपथ के लिए। ओके, अब वी नोट आर एल यहाँ पे आएगा ना शिखर मान, ये वी नोट आर एल यहाँ तक है, इतना बड़ा मान है वी नोट आर एल। ठीक है, ओके। इस वी नोट आर एल वोल्टता में वी नोट आर की कितनी भागीदारी था? उसके लिए वी नोट आर वाले पे अभिलंब खींच दो। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी भागीदारी था किसकी? वी नोट आर की। वी नोट आर एल के अंदर वी नोट एल की भागीदारिता कितनी? इसके अंदर आप यहाँ से अभिलंब खींच दीजिए, तो वी नोट एल की भागीदारिता है वो इतनी होगी। तो वी नोट एल की भागीदारिता इतनी होगी, वी नोट आर की भागीदारिता इतनी होगी। परिणामी यहाँ पे एक मान बनता है, मान लो फाई, वो एल आर परिपथ की वोल्टता, ये आर एक, एल आर परिपथ की धारा, ये आर एक, इन दोनों के बीच में फाई है, यानी कि एक कलांतर होता है। तो फेजर आरेख में क्या होता है? वोल्टता और धारा के बीच में जो भी एंगल बनता है ना, वो कलांतर होता है। अब ये जो आपको आरेख नजर आ रहा है ना, इस आरेख को बच्चों सैदिश आरेख कहते हैं। कौन सा आरेख? सैदिश आरेख, यानी कि वोल्टता और धारा को हमने दिशात्मक रूप से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ के रूप में। तो ये कौन सा आरेख बन जाता है? सैदिश आरेख बन जाता है। सिंपल ऐसा आरेख आपको तीनों ही केस में बनाना है, आर एल में भी, आर सी में भी, आर एल सी में भी। ये तो बेसिक हो गया, कैसे बनेंगे जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें हमें बात कर लेंगे। अब सबसे पहले आप करोगे क्या, उस केस में आपको सबसे पहले ज्ञात करना होता है प्रतिबाधा। अब अपनी डेरिवेशन शुरू होती है, तीनों के लिए एक समान लागू होगी। प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए ये जो आपको त्रिभुज नजर आता है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, गांठ बांध लो। इस त्रिभुज में क्या करना है आपको? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए बच्चों स्टार्टिंग होगा कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, उसके बाद बच्चों अपने कलांतर ज्ञात करना है। कलांतर कैसे ज्ञात करोगे? कलांतर के लिए बच्चों इसके अंदर जो आपको फाई एंगल नजर आ रहा है, वहाँ पे आप टेन फाई का फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला लगा दो? टेन फाई का। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कलांतर के लिए टेन फाई ज्ञात करना है, प्रतिबाधा के लिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है, अपना मान निकल के आ जाएगा। सिंपल सी रामायण है। इसके अलावा जो भी अपने ताशनी धारा वगैरह है वो बहुत ईजी है, उसमें कोई इशू नहीं है। ज्यावक्रीय आरेख, फेजर आरेख वो अपने बनते जाएंगे। तो बच्चों ये बेसिक होगा, ध्यान रखना। प्रतिबाधा के लिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है इस त्रिभुज में, और कलांतर के लिए इसी त्रिभुज में टेन फाई अप्लाई होता है। तो बच्चों ये इतनी रामायण है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, बेसिक होगा। कैसे काम होगा उसको अपने करते चलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ की, कि आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए मान निकलते कैसे हैं। तो बच्चों अपने पास पहला परिपथ होगा आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ। हाँ जी, आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ को आप कैसे देखोगे? सबसे पहले आपके पास सदिश आरेख होना चाहिए। बिना सदिश आरेख के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सदिश आरेख जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, याद है आपको? वोल्टताएं
फॉरवर्ड दिशा में प्रतिरोध की वोल्टता, ऊपर की ओर किसकी वोल्टता, एल की वोल्टता, और नीचे की ओर किसकी वोल्टता, सी की वोल्टता। तो वो सदी सारे कब मैं यहाँ पे सीधा यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस दिशा में एक तो था अपने आई नोट, और इसी दिशा में एक और कौन था, वी नोट आर, यानी कि प्रतिरोध वाले की वोल्टता। ऊपर की ओर बच्चों कौन था, एल की वोल्टता। ऐसा कुछ अपने पास सिस्टम था, ठीक है जी, ओके। तो इस दिशा में आर की वोल्टता, इस दिशा में वी की वोल्टता, दोनों के बीच में परिणामी वोल्टता। ये परिणामी वोल्टता किसकी आ जाएगी, अधिकतम वोल्टता होगी वी नोट, लेकिन आर और एल परिपथ की है तो ये आर एल बन जाता है। क्या बन जाता है, आर एल। वी नोट आर एल में प्रतिरोध की भागीदारिता कितनी, प्रतिरोध वाली वोल्टता की, अभिलंब खींच दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बच्चों अपने बी नाम देते हैं, तो भागीदारिता कितनी आ जाएगी, ओ से लेके बी तक आ जाएगी। और यहाँ पे ये आप एक एंगल मान लो, कितना फिक्स, फाई एंगल मान लिया कि यहाँ पे फाई एंगल बनता है, जो कि आर एल की वोल्टता इस दिशा में आती है, ओ से ए की ओर, इसकी धारा आती है ओ से बी की ओर, वोल्टता और धारा के बीच में एंगल बनता है जो कि कलांतर होता है। तो वी नोट आर एल में वी नोट एल की भागीदारिता कितनी, ये इतनी आ जाएगी। यहाँ पे आप सी रिप्रेजेंट कर दो, इसका मान कितना है, वी नोट एल है, इसका मान कितना है, वी नोट आर है। ये बच्चों सैद्धांतिक आरेख हो गया। यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें जो डेरिवेशन है वो निकालनी होगी। तो पहली डेरिवेशन कौन सी आएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिबाधा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे, प्रतिबाधा, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी होगी। तो क्या करोगे, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर का मान कितना है, वी नोट आर एल है, वी नोट आर एल बेस में है, ध्यान रखना, वी वोल्टता है यहाँ पे, ओके। ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान बच्चों वी नोट आर है, वी नोट आर उसका स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान बच्चों इसके तुल्य है, वी नोट एल के तुल्य, तो ये आ जाता है वी नोट एल का स्क्वायर, ओके। वी नोट आर के स्थान पे क्या लिखोगे, वी नोट एल के स्थान पे क्या लिखोगे, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। नोट लगा हुआ है तो वोल्टता का अधिकतम मान और धारा का अधिकतम मान, सिंपल सी रामायण होगी। तो वी नोट बराबर होगा आई नोट आर, यानी कि किसी परिपथ की अधिकतम वोल्टता बराबर होता है अधिकतम धारा इनटू उस परिपथ के लिए प्रतिरोध। ये तो बात होगी जब प्रतिरोध लगा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ पे परिरक्तव एल लगा हुआ है तो क्या होगा, अधिकतम वोल्टता बराबर आएगा आई नोट, और परिरक्तव वाले केस में जो अपने प्रतिरोध होता है बच्चों वो क्या होता है, वो एक्स एल होता है। तो वी नोट बनता है किसके लिए, एल वाले के लिए तो बनता है आई नोट एक्स एल, और आर वाले के लिए क्या बनता है, आई नोट आर, क्योंकि वोल्टता बराबर धारा इंटू प्रतिरोध होना है। प्रतिरोध वाले केस में तो प्रतिरोध केवल आर ही था, एल जब लगा हुआ था, कुंडली जब लगी हुई थी, परिरक्तव लगा हुआ था, तो प्रतिरोध कितना था, एक्सएल था, जिसका मान कितना था, जिसका मान सी ओमेगा आप लोगों ने देखा था, ओके। तो यहाँ पे वी नोट आर के स्थान पे आई नोट आर आएगा और वी नोट एल के स्थान पे आई नोट एक्सएल आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वी नोट आर एल के लिए मान क्या बन जाएगा, आई नोट स्क्वायर भी लगाना है, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई नोट स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर, ओके। आई नोट कॉमन आ जाएगा स्क्वायर के साथ में, वी नोट आर एल का स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, आई नोट स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बच गया भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई नोट स्क्वायर का बटा में ले चलो तो बच्चों अपने ऐसा कह देंगे वी नोट आर एल का स्क्वायर बटे आई नोट का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के ऊपर है, अपने कंबाइन स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, वी बटे आई, वी बटे आई क्या होता है, वी बटे आई बराबर क्या बचता है, आर बचता है। लेकिन प्रतिरोध कौन से वाले परिपथ के लिए, आर एल की बात हो रही है, वोल्टता कौन से की है, आर एल की, तो फिर प्रतिरोध किसका निकल के आएगा, आर एल परिपथ का निकल के आएगा, और आर एल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा कहलाता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके स्थान पे बच्चों क्या बनेगा, इसके स्थान पे प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा जेड बनेगा, बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर।
तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है तो जेड बराबर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट। तो ये अपने पास क्या निकल के आया, प्रतिबाधा निकल के आ चुका है। तो ये मान किसका निकल के आया, प्रतिबाधा का मान। तो प्रतिबाधा हमने कैसे निकाली, सिंपल कुछ नहीं करना होता बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। दूसरी समस्या आपकी ये आती है कि वी नोट आर को क्या लिखते हो, वी नोट एल को क्या लिखते हो, तो ये तो बनता है आई नोट आर और ये क्या बनता है आई नोट एक्स एल। ओके, फिर भाग लगाते हैं तो वोल्टा बटे धारा प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिरोध किसका, यहाँ पे आर एल बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है तो ये आर एल परिपथ की बात होती है। ओके, तो आर एल परिपथ की प्रतिबाधा है वो जेड से रिप्रेजेंट होती, तो जेड बराबर मान इतना निकल के आ जाता है। तो ये सिंपल अपने पास क्या था, प्रतिबाधा का मान था। सेकंड बच्चों अपने ज्ञात करते हैं किसका मान, कलांतर का मान। ओके, तो ये हो जाएगा कलांतर फाई। कलांतर ज्ञात करने के लिए बच्चों मैंने आपको बेसिक बताया था कि क्या सूत्र काम में लोगे, tan फाई का सूत्र काम में लोगे। तो इस त्रिभुज में आप tan फाई का फॉर्मूला लगा दो कलांतर ज्ञात करने के लिए। तो tan फाई ऐसा आपको तीनों इक्वेशन में करना है। प्रतिबाधा ऐसे ज्ञात होगी, गांठ बांध लीजिए, ये समझ में आ गया तो आगे वाले सारे समझ में आ गए। कलांतर अभी अपने ज्ञात कर रहे हैं। तो लाल बट्टा कक्का से tan क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब कौन होगा, AB होगा। AB का मान कितना होगा, V नोट L होगा। तो ये हो गया बच्चों AB बटे में आधार क्या होगा, V नोट R होगा। तो ये आ जाएगा आधार OB जिसको अपने कहेंगे। तो tan फाई बराबर क्या बन जाएगा, tan फाई बराबर आएगा AB। AB का मान बच्चों कितना है, AB का मान V नोट L है। कितना है, V नोट L। यहीं पे अपने थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। AB का मान V नोट L है और OB का मान कितना है, V नोट R है। OB का मान V नोट R। V नोट L को आप क्या लिखोगे, आई नोट एक्सएल, और वी नोट आर को आप क्या लिखोगे, आई नोट आर। आई नोट से आई नोट कैंसिल, tan फाई बराबर क्या बचा, एक्सएल बटे में आर, और यहाँ से हमें ज्ञात करना है फाई, तो tan पहुँचा दो सामने, tan इनवर्स हो गया, एक्सएल बटे में क्या आ गया, आर निकल के आ गया। ये अपने पास कलांतर का मान समीकरण नंबर 2 में आ गया। तो सिंपल हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए, और कलांतर ज्ञात करने के लिए हमने क्या लगाया है, tan फाई का फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो बच्चों हमने आज 2 केस प्राप्त कर लिए आरएल प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, और इससे पहले जो स्टार्टिंग उन्होंने बेसिक समझा था वो बेसिक आपने ऐसे से समझ लिया है तो कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो तो इसके बचे हुए पार्ट हैं उसको अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।